हम लोगों ने अभी तक चैप्टर के पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग चैप्टर के सेकंड पार्ट पे चलते हैं जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। जेईई मेन और नीट के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पार्ट से आते हैं। नॉर्मली जेईई मेन में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से थर्मोडायनेमिक्स से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन ज़्यादा चांस है कि थर्मोकेमिस्ट्री से ही आएगा। और नीट में नॉर्मली इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर 3 क्वेश्चन आ रहा है तो 3 में से आप मान के चलना कि इस पार्ट से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए। तो देखो आपके पास क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो अब देखो होता क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोगों ने 2 तरीके से डिफाइन किया है। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो मैंने पहले डिराइव करके दिखा रखा है, एंड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज चेंज इन एंथैल्पी। तो देखो होता क्या एक्चुअल में, रिएक्शन नॉर्मली 2 टाइप के कंटेनर में होते हैं। एक कंटेनर होगा जो होगा रिजिड, रिजिड मीन्स चारों साइड से बंद है, मतलब वो फिक्स है, रिजिड है, इसका बाउंड्री फिक्स है। तो ये आपके पास कहलाएगा रिजिड कंटेनर, इसका है फिक्स्ड बाउंड्री। अगर बाउंड्री फिक्स है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। अब अगर आपने यहाँ पे रिएक्शन करवाया तो जो भी हीट एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो कहलाएगा चेंज इन एंथैल्पी। तो अब इस सिस्टम में जो भी हीट का एक्सचेंज होगा वो कहलाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो होता क्या है कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है तो उस केस में चेंज इन हीट जो होगा वो कहलाएगा आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हीट का वैल्यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगर वॉल्यूम आपके पास फिक्स है तो। अब देखो दूसरा जो कंटेनर हो सकता है वो ऐसा हो सकता है जिसको बोलते हैं हम लोग पिस्टन मूविंग कंटेनर। नॉर्मली ऐसे कंटेनर में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो भी हीट का एक्सचेंज होगा वो कहलाएगा चेंज इन एंथैल्पी। तो इस कंटेनर में आपके पास जो भी हीट का एक्सचेंज होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा चेंज इन एंथैल्पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा आपने रिएक्शन मतलब रिजिड कंटेनर में करवाया है कि आपने रिएक्शन पिस्टन मूविंग कंटेनर में करवाया है। यहाँ पे कहलाएगा आपका ये डेल्टा एच और यहाँ पे ये कहलाएगा डेल्टा ई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर में हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ द रिएक्शन, पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे डेल्टा एच और डेल्टा ई। अब देखो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो भी हीट ऑफ द रिएक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे चेंज इन एंथैल्पी। तो बोला जाएगा हीट ऑफ द रिएक्शन, पर लिखा क्या जाएगा आपके पास, चेंज इन एंथैल्पी। अब देखो होता क्या, पहले ये देखते हैं कि हीट ऑफ द रिएक्शन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो वही देखते हैं आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ द रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर तो यही होता है, अगर आप कंटेनर रिजिड लोगे तो उसका हीट अलग होगा, अगर आप कंटेनर पिस्टन मूविंग लोगे तो उसका हीट अलग होगा। तो ये पहला फैक्टर हो गया। और फैक्टर देखते हैं किस पर डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर तो समझ में आपको आ गया होगा, बाकी फैक्टर देखते हैं। तो देखो हीट ऑफ द रिएक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट क्या है। तो मतलब क्या है कि हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल
स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा। इसका क्या मतलब है, जैसे आप लोगों ने ये एक रिएक्शन करवाया, तो देखो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, वाटर किस में, लिक्विड स्टेट में, सेकंड वाले में वाटर किस में, गैस स्टेट में, तो दोनों का फिजिकल स्टेट अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो पहले वाले का हीट लेते हैं डेल्टा H1, सेकंड वाले का हीट डेल्टा H2, तो जो डेल्टा H1 होगा वो डेल्टा H2 के इक्वल नहीं आएगा। अगर किसी का भी स्टेट चेंज हो जाएगा, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, हीट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो अगर फिजिकल स्टेट अलग है तो हीट ऑफ द रिएक्शन अलग होगा। तो ये पहला पॉइंट हो, हीट ऑफ द रिएक्शन आपका किस पे डिपेंड करेगा, फिजिकल स्टेट पे। ये पहले से ध्यान रखना कि कंटेनर वाला मैंने पहले बता दिया है। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा, सेकंड ये डिपेंड करेगा अगर एलिमेंट है और उसके 2-3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है तो वो एलिमेंट के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म पे भी डिपेंड करेगा। तो किस पे होता है, हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। तो ये एलिमेंट के इलेक्ट्रोपिक फॉर्म पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कार्बन डायमंड प्लस O2 से बनता है CO2, गैस है ये, और अगर कार्बन ग्राफाइट है और प्लस O2 इससे भी बनता है CO2 गैस। सेम रिएक्शन है, कार्बन लिया है पर पहले वाले में इलेक्ट्रोप है डायमंड, सेकेंड वाले में इलेक्ट्रोप है ग्राफाइट। तो इसमें जो डेल्टा H1 है वो डेल्टा H2 के इक्वल नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप इलेक्ट्रोपिक फॉर्म अगर अलग अलग लोगे तो हीट ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हीट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, वो है आपका टेम्परेचर। हीट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कम होगा या ज्यादा क्या होगा, अब इसके बारे में डिस्कस नहीं करें, बस ध्यान रखना है कि हीट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि मीन्स जैसे अगर आप एक रिएक्शन करवाते हो, मान लो H2 प्लस O2 से H2O, वो रिएक्शन अगर आपने 50 डिग्री पे करवाया और वही सेम रिएक्शन अगर आपने 80 डिग्री पे करवाया, स्टेट तो नहीं बदल रहा पर दोनों रिएक्शन का जो हीट होगा वो अलग अलग आएगा। तो सेम रिएक्शन का अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो हीट ऑफ द रिएक्शन भी बदल जाएगा। तो क्या होता है आपके पास, हीट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन temperature at which chemical reaction take place। तो जिस पे रिएक्शन होगा उस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर अलग अलग टेम्परेचर होगा तो हीट ऑफ द रिएक्शन भी अलग अलग होगा। तो हम लोग इसको समझते हैं कि क्या है ये। तो इसको लेके एक्चुअल में एक साइंटिस्ट जिन्होंने स्टडी किया है, हम लोग वही लिखते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में क्या होता है, डेल्टा H2 क्या होता है, डेल्टा H1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा Cp, और ये आपके पास होता है dt। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अगर आपको T1 टेम्परेचर पे हीट दिया डेल्टा H1 और T2 टेम्परेचर पे निकालना है हीट डेल्टा H2, तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये वेरी करेगा टेम्परेचर T1 से T2। अगर डेल्टा Cp कांस्टेंट है, इफ डेल्टा Cp इज कांस्टेंट, अगर डेल्टा Cp कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस T1। ठीक है, तो एक टेम्परेचर पे हीट दिया होगा, सेकंड टेम्परेचर पे हीट पूछेगा, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो सकता है। अगर आपके पास इंथैल्पी ना देके चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया तो उसके टर्म में क्या होगा फॉर्मूला, सेम ऐसे ही। तो डेल्टा E2 क्या होगा, डेल्टा E1 प्लस T1 से T2 डेल्टा Cv dt। इफ डेल्टा Cv is
कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा E2 इक्वल टू डेल्टा E1 प्लस क्या होगा डेल्टा Cp T2 माइनस T1। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि ये डेल्टा Cp और डेल्टा Cv है क्या। तो आपके मन में फीलिंग आ रहा होगा कि सर डेल्टा Cp जो है वो पहले और दूसरे टेम्परेचर का Cp का डिफरेंस है। नहीं, ये नहीं है। एक्चुअल में हम लोग Cp को मान के चल रहे हैं वो कांस्टेंट है, या अगर मान लो वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये जो डेल्टा, अब देखो हम लोग क्या करवा रहे हैं रिएक्शन, तो रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट का Cp या Cv अलग होता है और प्रोडक्ट का Cp और Cv अलग होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है नोट करके ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ये जो डेल्टा Cp है ये आपके पास क्या होता है, ये Cp ऑफ रिएक्शन, और डेल्टा Cp का मतलब है Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट, ये इसका मतलब है। जैसे अगर एक रिएक्शन लेते हैं N2 प्लस 3H2 से बनता है 2 अमोनिया, तो इसका जो डेल्टा Cp होगा वो होगा 2 टाइम होगा Cp ऑफ अमोनिया माइनस होगा Cp ऑफ N2 माइनस 3 टाइम Cp ऑफ H2। तो ये होगा डेल्टा Cp का वैल्यू। तो डेल्टा Cp क्या है, वो आपका है Cp ऑफ द रिएक्शन, जो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के Cp को माइनस करके आता है। तो समझ में आ गया होगा ये Cp का वैल्यू होता है। तो हम लोग अब किरचॉफ्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस पे जेईई मेन पे या नीट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इफ हीट ऑफ रिएक्शन एट 27 डिग्री is minus 50 kilojoule, find heat of reaction at 127 डिग्री। ठीक है, 127 डिग्री पे निकालना है। रिएक्शन यही लिख लेते हैं, सपोज करते ये एक न्यूमेरिकल है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको जेईई मेन में या नीट में देखने को मिल सकता है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, Cp ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखो डेल्टा Cp क्या होगा, 2 टाइम अमोनिया का Cp, तो 2 टाइम 50, और H2 का Cp तो माइनस 70 और माइनस 3 टाइम 40, तो ये कितना होगा आपके पास 100 एंड ये माइनस 190, तो ये आएगा माइनस 90 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसमें डेल्टा H2 निकालते हैं, तो डेल्टा H1 कितना गिवन है, वो गिवन है डेल्टा H2 होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस T1। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा डेल्टा H2 क्या होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस T1। तो डेल्टा H1 कितना गिवन है, माइनस 50, ध्यान रखना किलो जूल है ये, और डेल्टा Cp कितना आ रहा है, माइनस 90, और T2 माइनस T1 का डिफरेंस 100। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस 50 और ये माइनस 9, सो दिस इज माइनस 59 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आपके पास होगा वैल्यू। तो अब ये इस पर न्यूमेरिकल हो गया। अब हम लोग क्या है, कुछ आगे करने के पहले हम लोग पहले एक बार समझ लेते हैं कि हीट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है। तो देखो होता क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट की हीट में से रिएक्टेंट की हीट को माइनस करना है। तो हीट ऑफ द रिएक्शन का मतलब ये है कि आपको प्रोडक्ट के हीट में से रिएक्टेंट के हीट को माइनस करना है। ठीक है, ये अगर हीट ऑफ द रिएक्शन डेल्टा H रिएक्शन अगर ये वैल्यू नेगेटिव आया, नेगेटिव आने का मतलब है कि हीट रिलीज हुआ है। पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि जब भी हीट रिलीज होगा सिस्टम से तो वो नेगेटिव आएगा। तो हीट रिलीज हो रहा है,
तो हम लोग ऐसे प्रोसेस को या ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर डेल्टा एच नेगेटिव आएगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हीट ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव आ गया तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मीन्स हीट आपके पास गेन हो रहा है। तो देखो नेगेटिव आने का मतलब क्या है, कि नेगेटिव आने का मतलब ये है कि आपके पास प्रोडक्ट का हीट रिएक्टेंट की हीट से कम है। तो ये नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, ऐसा होगा नेगेटिव आने का मतलब कि यहाँ पे रिएक्टेंट का जो हीट है वो प्रोडक्ट के हीट से ज्यादा है। मतलब अगर रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा तो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट का हीट है वो प्रोडक्ट के हीट से कम है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होगा, हमें प्रोडक्ट के हीट में से रिएक्टेंट को हीट को माइनस करना है और जो भी आएगा वही आपके पास कहलाएगा हीट ऑफ द रिएक्शन। अब होता क्या है, हम लोग इसमें एक टर्म समझते हैं, A टाइम्स A, B टाइम्स B, C टाइम्स C और D टाइम्स D। और मान लेते यहाँ पे गिवन है x किलो जूल पर मोल। ठीक है, गिवन है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ध्यान से समझना। होता है एक्चुअल में ऐसा है कि जो लोग पढ़ाते हैं उसमें से 80% लोगों को तो खुद ही नहीं पता होता मैं जो बताने जा रहा हूँ, बस लोग पढ़ाते रहते हैं, उनको इसका मतलब पता नहीं होता है। तो देखो होता क्या है, हम लोग अभी तक इसको कोफिशिएंट बोलते थे, A, B, C और D को कोफिशिएंट बोलते थे। अचानक इस चैप्टर में A, B, C और D को मोल लेने लगते हैं। आपने जैसे कभी देखो N2 + 3H2 से बना 2 अमोनिया, तो हमने बोला कि नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन का 3 मोल है, अमोनिया का 2 मोल। सडनली हमने क्या ले लिया उसको कोफिशिएंट से आपके पास मोल। तो अब देखो ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो लिखा है किलो जूल पर मोल, तो ये पर मोल का देखो मतलब क्या होता है, पर मोल ये जो है ये रिएक्शन का पर मोल होता है। रिएक्शन का पर मोल का मतलब ये है अगर A का A मोल कंज्यूम होगा, B का B मोल कंज्यूम होगा और उस समय अगर C का C मोल बनेगा और D का D मोल बनेगा, तब जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा x किलो जूल। तो ये पर मोल का मतलब ये होता है जो कोफिशिएंट होता है आप उसको पर मोल ले सकते हो। तो जैसे अगर आप कोई भी रिएक्शन पढ़ो, अगर वहां पे लिखा हीट 20 किलो जूल पर मोल, तो पर मोल अगर लिख दिया तो पर मोल का मतलब ये है कि जो कोफिशिएंट है आप उसको मोल ले सकते हो। तो कोफिशिएंट को अगर आपको मोल लेना है तो यहाँ पे लिख जाएगा किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल का मतलब होता है मोल ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वही इसका मोल है। मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ कि क्या इसका मतलब है। जैसे एक रिएक्शन देखते हैं 2H2 प्लस O2 से बनता है 2H2 और इसमें गिवन हीट -100 किलो जूल पर मोल। अब इसका देखो मतलब क्या है, अगर हाइड्रोजन के 2 मोल कंज्यूम होंगे, ऑक्सीजन का 1 मोल कंज्यूम होगा और वाटर का अगर 2 मोल बनेगा तब हीट कितना रिलीज होगा, 100 किलो जूल। तो ये इसका मतलब है। तो पर मोल का मतलब है जो कोफिशिएंट है वही आपको मोल लेना है। अब क्वेश्चन मान लेते गिवन है इफ 8 ग्राम ऑक्सीजन अंडरगो above रिएक्शन, फाइंड हीट ऑफ above रिएक्शन। तो हमें ऊपर वाले रिएक्शन का क्या निकालना है, हीट। तो अब देखो ध्यान क्या रखना है, अगर इसका 2 मोल कंज्यूम होगा, इसका 1 मोल कंज्यूम होगा और इसका 2 मोल बनेगा तो इतना हीट रिलीज होगा। मतलब क्या है कि अगर 1 मोल ऑक्सीजन होगा तो हीट कितना रिलीज होता है, -100 किलो जूल। 1 मोल का मतलब कि 32 ग्राम ऑक्सीजन से हीट रिलीज कितना होता है, -100 किलो जूल। तो अगर आपके पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो हीट रिलीज हो जाएगा -100/32 × 8, तो ये आएगा -25 किलो जूल पर मोल। भी बोलना चाहो बोल दो, ऐसे पर मोल नहीं होगा, ये होगा -25 किलो जूल। तो जो हीट रिलीज होगा वो होगा -25 किलो जूल। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा पर मोल का मतलब क्या। पर मोल का मतलब होता है मोल ऑफ द रिएक्शन। तो जो कोफिशिएंट होता है अगर आप उसको मोल लेते हो तो हीट ऑफ द रिएक्शन को लिखा जाता है किलो जूल पर मोल। तो वो जो पर मोल होता है वो इंडिकेट करता है कि
जब ए का ए मोल, बी का बी मोल, सी का सी मोल और डी का डी मोल बनेगा तो हीट कितना लगेगा, x किलो जूल पर मोल।